हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर और सैलरी चैप्टर में हम परक्विजाइट्स के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। हम परक्विजाइट्स बहुत वैरायटी का परक्विजाइट्स के बारे में पढ़े, बहुत सारा प्रोविजंस पढ़े। जो पूरा एग्जेम्प्ट होता है पहले पढ़े थे, फिर जो टैक्सेबल होता है वो पढ़े थे। परक्विजाइट्स के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजाइट्स रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में हम पढ़े थे पूरे डिटेल में। और दूसरा इंपॉर्टेंट, हालांकि परकेजाइट्स तो हम 20-25 प्रकार का पढ़े, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था रेंट फ्री एकोमोडेशन। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो है हमारा कार। कार के केस में क्या होता है? कार के केस में नियम कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मली मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ना नॉर्मली दो वैरायटी का सर्विस सबसे ज्यादा देता है। मतलब इंडिया में तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉय को जो परक्विजाइट्स का नीड होता है उसमें दो वैरायटी का परक्विजाइट सबसे ज्यादा नीड होता है। और जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वही दो प्रकार का देता है। हालांकि बाकी भी परक्विजाइट्स देता है, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा कॉमन है। जिस जो है, एक पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन और दूसरा कार, मोटर कार। ठीक है, आने जाने का सर्विस, मोटर कार, ये दो चीज सबसे ज्यादा होता है। तो हम उसका तो पढ़ लिए थे, रेंट फ्री एकोमोडेशन का। मोटर कार का हम पिछले क्लास में शुरू किए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम मोटर कार को तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ में और छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम सैलरी वाले टॉपिक को आज, चाहे कितना भी टाइम लगे, आज जितना लंबा क्लासेस चलने से चले, कोशिश करेंगे कि सैलरी पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट क्लास से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर दें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब जब हम परक्विजाइट्स पढ़ना शुरू किए थे, तब हम परक्विजाइट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। पहला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, जिसके बारे में हम पढ़े ही नहीं, जिसका खाली नाम सुन लिए और अगर ये नाम आता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, बात खत्म हो गया। फुल्ली एग्जेम्प्ट को क्या पढ़ना, उसका वैल्यू निकालना ही क्यों है, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है, तो पूरा ही जीरो लिख दो, बात खत्म हो गया। सेकेंड कैटेगरी तो जो था वो टैक्सेबल, टैक्सेबल वाला पूरा डिटेल में पढ़ लिए। तीसरा कैटेगरी जो था वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल था, बाकियों के लिए टैक्सेबल नहीं था। फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, हम वो स्पेसिफाइड केसेस को आज डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये पिछले क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे चलें इससे, क्योंकि ये वाले टॉपिक और आज का टॉपिक रिलेटेड है। तो मैं आज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला केस से फिर से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, आ जाओ। पर्क्स टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केसेस ओनली। मैं मानता हूं मैं ये दोबारा पढ़ा रहा हूं, पिछले क्लास में मैं ये पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आज का जो टॉपिक है ना वो इससे रिलेटेड है, इस वजह से। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आगे शुरू कर देता। ठीक है, देखो 5 मिनट लगेगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या फिर वो आदमी जो 20% से ज्यादा, मतलब जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, वो, या फिर 50,000 से ऊपर कमाने वाला एम्प्लॉय। मतलब छोटे मोटे एम्प्लॉय को छोड़ दिया गया है, सभी बड़े एम्प्लॉयज को ले लिया गया है। अब बात करते हैं मोटर कार का। हम मोटर कार को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला, मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कार का मालिक एम्प्लॉयर है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। गाड़ी के केस में दो चीज होता है, एक तो गाड़ी का मालिक कौन है, या गाड़ी कौन खरीदा है, या गाड़ी किसका है, पहला। और दूसरा, उसका रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन पे कर रहा है। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी कंपनी मुझे फ्री में दे दिया, मैं पेट्रोल डीजल का खर्चा अपने तरफ से, मेंटेनेंस खर्चा अपनी तरफ से कर रहा हूं, ड्राइवर अपनी तरफ से रखा हूं और गाड़ी चला रहा हूं। गाड़ी कंपनी का है लेकिन खर्चा मेरा लग रहा है। दूसरा केस, गाड़ी कंपनी का है, खर्चा भी कंपनी कर रहा है। तीसरा केस, गाड़ी मेरा है, खर्चा कंपनी कर रहा है। चौथा केस, गाड़ी मेरा है, खर्चा भी मैं कर रहा हूं। तो ऐसा मल्टीपल केसेस यहां पर बनकर आता है। ठीक है, तो हम पहला केस क्या पढ़ेंगे, गाड़ी का मालिक एम्प्लॉयर है और उसका खर्चा भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, मतलब दोनों काम एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या केसेस आएगा। पहला, कार इज फुल्ली यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, कंपनी के काम में यूज होता है, पर्सनल यूज नहीं होता है। जब भी गाड़ी पूरा कंपनी का काम करेगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनल काम तो हो ही नहीं रहा है। सेकेंड, कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर प्राइवेट, पर्सनल और फैमिली पर्पज,
और ऑफिशियल पर्पज में यूज नहीं हो रहा है, गाड़ी पूरा का पूरा एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, ऑफिशियल यूज में नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम पूरा टैक्सेबल करेंगे। टैक्सेबिलिटी निकालेंगे कैसे? टोटल कितना एक्सपेंस लगा, ड्राइवर का सैलरी, सैलरी ऑफ शफनर, शफनर मतलब ड्राइवर होता है, ठीक है। तो टोटल गाड़ी के पीछे कितना खर्चा हुआ, शफनर का सैलरी। अच्छा, गाड़ी का जो कॉस्ट है उसका 10% ले लेंगे डेप्रिसिएशन के नाम पर, माइनस कर देंगे एम्प्लॉय कितना रुपया पे किया। अगर एम्प्लॉय कुछ भी पे नहीं किया, पूरा फ्री में यूज किया तो जीरो, अदरवाइज हम इस तरीके से कैलकुलेट करके हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है बात? तीसरा केस, कार इज यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और एंड पार्टली फॉर प्राइवेट, पर्सनल और फैमिली पर्पस। मतलब कुछ कार दोनों जगह यूज होता है, ऑफिशियल यूज में भी होता है और पर्सनल यूज में भी होता है, दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब दोनों जगह के केस में क्या करेंगे हम लोग, दोनों जगह के केस में एक फिक्स रूल बना दिया गया, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट है ना, कितना गाड़ी ऑफिस के लिए यूज हुआ, कितना पर्सनल यूज हुआ, ये सब कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, इस वजह से एक फिक्स रूल बना दिया गया। क्या रूल बना गया? द एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो उस केस में अगर छोटा गाड़ी है तो 1800 रुपए पर मंथ, और बड़ा गाड़ी है तो 2400 रुपए पर मंथ। दूसरा, द एक्सपेंस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज आर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। एम्प्लॉय अपना पर्सनल, अपना यूज जितना दिन वो अपने लिए यूज किया उतना दिन का खर्चा वो खुद पे किया। तो उस केस में 600 रुपए, छोटा गाड़ी में 600 रुपए पर मंथ, बड़ा गाड़ी में 900 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी मिल जाएगा, फैसिलिटी ऑफ शफनर भी साथ में दिया गया है, ड्राइवर का फैसिलिटी भी दिया गया है, तो 900 रुपए ऐड कर लेंगे, मतलब 600 प्लस 900 कितना हो गया, 1500, और 900 प्लस 900 कितना हो गया, 1800। मतलब ये दो अमाउंट में हम 900 ऐड कर लेंगे ड्राइवर के सैलरी के नाम का, ठीक है। वैल्यू ऑफ पर्क इक्वल टू अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर यूज ऑफ कार प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर सैलरी। क्लियर है बात? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड आउट ऑफ वैल्यू ऑफ पर्क कैलकुलेटेड एज पर पॉइंट 1, 2 and 3 above in respect of any amount चार्ज रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई ऑन सच अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड सिचुएशन, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई। अब गाड़ी का मालिक कौन है सर? अब गाड़ी का मालिक है एम्प्लॉई, बट रनिंग एंड मेंटेनेंस, ओनर इज एम्प्लॉई, बट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब पैसे कौन खर्च कर रहा है गाड़ी के पीछे? एम्प्लॉयर कर रहा है। मतलब डीजल कौन भरा रहा है? एम्प्लॉयर भरा रहा है। गाड़ी का चक्का बदलना है तो कौन बदलवा रहा है? एम्प्लॉयर बदलवा रहा है। मोबिल कौन बदलवा रहा है? एम्प्लॉयर। सर्विस कौन करवा रहा है? एम्प्लॉयर। गाड़ी का लेकिन मालिक कौन है? गाड़ी एम्प्लॉय अपने पैसे से खरीदा है, लेकिन उसको गाड़ी का खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इस केस में? कार इज बीइंग यूज्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज। अगर ऑफिशियल पर्पज में यूज हो रहा है, नो वैल्यू टू बी टैक्स्ड, बट अ प्रॉपर लॉग बुक मस्ट बी मेंटेन। दूसरा, कार इज बीइंग यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर पर्सनल और प्राइवेट पर्पज, दोनों जगह आधा आधा, खुद के लिए आधा और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आधा। तो उस केस में हम कैलकुलेशन करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस पर्क शैल बी कैलकुलेटेड एट अंडर। फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कितना एक्सपेंस लगाया? मान लो एम्प्लॉयर 2 लाख रुपए खर्च किया, साल भर में 2 लाख रुपए खर्च, उससे माइनस कितना कर देंगे? 1800 पर मंथ फॉर स्मॉल कार एंड 2400 पर मंथ फॉर बिग कार, प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर और हायर सम फॉर ऑफिशियल पर्पज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। हम 1800 या 2400 रुपए पर मंथ माइनस कर देंगे, और अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर का 900 रुपए और ऐड करके हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट, employees car used for private, personal or family purpose and car expense for private use are met or reimbursed by the employer। गाड़ी पूरा पर्सनल यूज हो रहा है और गाड़ी का खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो इस केस में गाड़ी का मालिक मैं हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, गाड़ी मेरा है, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी को यूज कर रहा हूं, लेकिन गाड़ी का खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो सिंपली जितना खर्चा एम्प्लॉयर करेगा मेरे गाड़ी के पीछे वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ परकेजाइट्स टू बी टैक्स शैल बी द अमाउंट स्पेंड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर और रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी फॉर द प्राइवेट और फैमिली यूज ऑफ द कार। क्लियर है बात? जितना रीइंबर्समेंट करेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे, तीसरा सिचुएशन,
where the employee owes any other automotive conveyance but the actual running and maintenance expense are met or reimbursed by the employer. First, employee's conveyance is used only for official purpose, so no taxability. Employee conveyance used partly for official, partly for the personal, तो उस केस में taxable value of perk shall be actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount of 900 per month or higher sum. 900 रुपए माइनस कर देंगे, बाकी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. और तीसरा केस में पर्सनल यूज होगा तो उस केस में तो जितना होना है वही होगा. ठीक है, चलो ये तो गाड़ी का केस हुआ हमारा, फर्स्ट और सेकेंड सिचुएशन. अच्छा, इसमें अगर थर्ड का बात करूं तो थर्ड में अगर एम्प्लॉय का पूरा पर्सनल यूज हो रहा है तो उस केस में जितना एम्प्लॉयर पैसा देगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, जैसे इसके पहले केस में था. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मोटर कार के बारे में, इंपॉर्टेंट था बहुत, आगे मैं इसका क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं. ठीक है, अब आते हैं हम लोग परक्विजिट्स ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट. एक डोमेस्टिक सर्वेंट दिया गया है फ्री में, घर में काम करने के लिए एक सर्वेंट दिया गया है. ठीक है, उसका क्या करें? सर्वेंट का अमाउंट टैक्सेबल होगा. कैसे टैक्सेबल होगा? In case employer has provided a free service of a sweeper, a watchman or personal attendant, the taxable value of this type of perquisite shall be actual cost to the employer. जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब जितना एम्प्लॉयर उस पर्सन का सैलरी पे कर रहा है, पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू दिस सर्वेंट. इन केस एनी अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर दिस सर्विस देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी रिड्यूस बाय सच अमाउंट. अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय पे किया है तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे. जैसे मान लो एक वॉचमैन मुझे प्रोवाइड किया गया, वॉचमैन का सैलरी था 10,000 रुपीज, लेकिन 10,000 का सैलरी में से 2,000 मैं पे कर दिया, 8,000 कंपनी पे किया, तो मेरा 2,000 जो मैं पे किया हूं वो माइनस हो जाएगा, मेरे लिए 8,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा. क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे. यस सर. केसेस व्हेन पर्क्स इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय. In case these domestic servants are engaged by the employee and their salaries etc. paid by or reimbursed by an employer, then the value of this perk is taxable in the hands of all the employee, where specified or non-specified, because the liability of employee has been paid or reimbursed by the employer. It is because in the case it becomes obligation of the employee to meet the employer as per section made by the employer. But in the case servant are engaged by employer and then the service have been provided free to the employee, the value of perk shall be taxable in case of specified employee only. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, इस वजह से मैं इसे डिटेल में तुम्हारे सामने रीड कर रहा था. तुम्हें लग रहा होगा सर आप तो आते हैं स्लाइड खोल के रीड कर देते हैं, रीड कर तो हम भी कर सकते हैं. अरे बात को समझो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वर्ड्स में लिखे जाते हैं और उसको एज इट इज रीड करना बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज बुक में तो तुम्हारा 500 पेज का बुक है, खाली इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है वो 150 पेज का है बुक में. अगर वही रीड करना होता तो मैं तुम्हारे सामने बुक का पीडीएफ खोल के रीड कर देता, बात खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, एक बार खुद पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे, जब तक नहीं पढ़ोगे तो रियलाइज नहीं करोगे. ठीक है, इस वजह से मैं साइड हटकर तुम्हारे लिए इसको रीड कर रहा था. क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? ऐसा यहां पर यह बोला गया है कि डोमेस्टिक सर्वेंट हम दो बार पढ़े, एक बार पहले भी पढ़े थे और एक आज पढ़े हम. पहले तो बात हुआ था कि सर फुल्ली टैक्सेबल होगा, हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन आज बात किया गया कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए सिर्फ टैक्सेबल होगा. ऐसा क्यों? देखो दो चीज है, मैं एम्प्लॉय हूं, फर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं एक डोमेस्टिक सर्वेंट को हायर करता हूं. कौन हायर कर रहा है? मैं एम्प्लॉय हायर कर रहा हूं. मैं खुद एक डोमेस्टिक सर्वेंट को हायर किया जिसका सैलरी 10,000 रुपीज था, और मैं एम्प्लॉयर को बोला कि मेरा ये स्टाफ है, मेरा एक सर्वेंट है, इसका सैलरी 10,000 है, ये सैलरी तुम दे दो इसको डायरेक्टली. या मैं उसको पे किया और मैं कंपनी से रीइंबर्समेंट क्लेम किया कि डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम का 10,000 रुपए. दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर. मतलब मेरा ऑब्लिगेशन था सर्वेंट को 10,000 देने का, लेकिन वो पैसा मैं किससे क्लेम किया? एम्प्लॉयर से क्लेम किया. ये सिचुएशन में फुल्ली टैक्सेबल होता है फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉय, सभी के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है. लेकिन अभी जो हम पढ़े
यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम परकेजाइट्स पढ़ रहे हैं, परकेजाइट्स में हमें पैसा नहीं मिल रहा, मुझे रीइंबर्समेंट नहीं मिल रहा है। अब की बार सर्वेंट को हायर कौन किया है? एम्प्लॉयर खुद हायर किया है, एम्प्लॉयर खुद सर्वेंट को हायर किया है और वो सर्वेंट को मेरे साथ छोड़ दिया मेरा काम करने के लिए। सर्वेंट को सैलरी कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। उसको हायर कौन किया? एम्प्लॉयर किया है। सर्वेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो किसको जाकर बोलेगा? वो एम्प्लॉयर को बोलेगा, मुझे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको हायरिंग कौन किया? एम्प्लॉयर किया है। पहले वाले सिचुएशन में सर्वेंट को हायर में किया था, लेकिन सैलरी का पैसा मैं क्लेम एम्प्लॉयर से कर रहा था। एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी नहीं था, एम्प्लॉयर खाली पैसा दे दिया, साइड हट गया, बात खत्म। अगर सर्वेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो किसको बोलेगा? पहला सिचुएशन में मुझे बोलेगा, लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो किसको बोलेगा? वो एम्प्लॉयर को बोलेगा। ये फर्क है। तो सभी के लिए कौन सा टैक्सेबल होता है? सभी के लिए टैक्सेबल होता है जब एम्प्लॉय खुद हायर करे और कंपनी से रीइंबर्समेंट क्लेम करे, मतलब एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट क्लेम करे। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कब टैक्सेबल होता है? जब एम्प्लॉयर हायर कर रहा है और उसका सर्विस मुझे दे रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा, वो मुझे सर्विस दे रहा है। बात समझ में आई? तो वही चीज यहां पर लिखा गया है। बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो क्लियर किया गया। ठीक है, चलो आगे। परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ फ्री में दिया गया। इन केस एम्प्लॉयर हैज परचेज गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई फ्रॉम और आउटसाइड एजेंसी, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस पर्क शैल बी इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू द आउटसाइड एजेंसी। जितना रुपए एम्प्लॉयर पे करेगा बाहर कंपनियों को इस सर्विसेज के लिए, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। वेयर द एम्प्लॉयर ओन दिस सर्विस एंड प्रोवाइड फ्री टू इट्स एम्प्लॉय, the taxable value of this perk shall be actual cost of this service to the employer। जितना एम्प्लॉयर को कॉस्ट लगेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इन केस एम्प्लॉयर पे सम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अच्छा, बेसिकली ये जो 2 पेज में लिखा है वो यही बोला है कि एम्प्लॉयर अगर कोई और चीज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, चाहे गैस सिलेंडर हो गया, टेलीफोन हो गया, ये ऐसा कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहा है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सभी केस में जितना एम्प्लॉयर पे करेगा वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कुछ पार्ट एम्प्लॉय से चार्ज किया है तो वो माइनस कर दो, नहीं किया है तो बस पूरा अमाउंट ले लो। क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे। यस सर। ये परकेजाइट्स का सिलसिला खत्म हुआ हमारा। इतने ही परकेजाइट्स हैं जितने हमने पढ़े। क्या कम पढ़े हमने? नहीं, हमने इतने सारे परकेजाइट्स पढ़े हैं कि तुम्हें याद रखते रखते तुम्हारा एग्जाम टाइम में हालत ही खराब हो जाएगा। लेकिन वादा है मेरा, मैं वन शॉट वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं सारे परकेजाइट्स को एक बार में रिवाइज करवा दूंगा। तो उस केस में तुम्हारा सब कुछ पूरा का पूरा वन टाइम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। सैलरी में हमने क्या क्या पढ़ा? सैलरी में तो स्टार्टिंग में सर हमने पढ़ा सैलरी क्या होता है। उसके बाद सर आपने प्रोविडेंट फंड का टॉपिक पढ़ाया, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ाया। उसके बाद सर आपने अलाउंसेस के बारे में पढ़ाया, इतने सारे अलाउंसेस थे। उसके बाद सर आपने परक्विजाइट्स के बारे में पढ़ाया। ये तो हो गए जो सैलरी में ऐड होते थे। सैलरी में प्रोविडेंट फंड का पैसा ऐड हो जाता था, अलाउंसेस ऐड हो जाता था, परक्विजाइट्स ऐड हो जाता था। अब कुछ टॉपिक जो सैलरी से डिडक्ट होगा, माइनस किया जाएगा। डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस सैलरी। क्लियर है बात? स्टार्टिंग में मैं एक मैप दिखाया था, याद है जब हम सैलरी शुरू किए थे, एक पेज का मैप आया था जिसमें सैलरी का कैलकुलेशन में ऊपर था ग्रॉस सैलरी, ऊपर था सैलरी, उसके अंदर वो कुछ कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि पहला तो प्रोविडेंट फंड था, उसको ऐड किया गया था, फिर सेकंड में अलाउंसेस को ऐड किया गया था, फिर तीसरे बॉक्स में परक्विजाइट्स को ऐड किया गया था, फिर नीचे लेस किया गया था। 3 चीजों को लेस किया गया था। आज हम वही 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से इन चीजों को माइनस किया जाता है और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा सैलरी का टॉपिक होगा कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट जो अभी है वो 50,000 पर मंथ था, लेकिन आने वाले साल में इसको 75,000 पर मंथ पर ईयर, सॉरी, एक एम्प्लॉय का 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया है।
पहले 50,000 था, उसके पहले तो ये और भी कम था, बढ़ाकर 50 किया गया, फिर अभी फिलहाल 75,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 50,000 है, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 ये बढ़ गया है अमाउंट। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम वाले को भी मिलेगा। ये जो डिडक्शंस है, ये न्यू टैक्स रिजीम वाले को भी ये डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसा डिडक्शन है जो सभी को दिया जाता है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर बाकी एम्प्लॉइज के केस में हम पढ़े थे, बाकी एम्प्लॉय के केस में अलाउंसेस के अंदर में फुल्ली टैक्सेबल, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पार्शियली टैक्सेबल, कुछ एग्जम्पशन दिया जाता है। क्या एग्जम्पशन है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, सम एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन द एंटरटेनमेंट टी एक्सेट्रा फॉर द कस्टमर्स client etc who come to meet them in connection with their official or business work. In case employee is given a fixed amount every month to meet this type of expenditure, then it is fully added in the salary, and out of gross total salary a deduction under section 16(2) shall be allowed only to government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 16(2) के अंदर में। 16(1) तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, 16(2) हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है। इट मींस दैट in case this allowance is received by an employee working in private sector, it is fully taxable. प्राइवेट वालों के लिए फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट वालों के लिए पार्शियली एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होगा उसका नियम हम पढ़ेंगे अभी। बट इन केस द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट अगेंस्ट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉई इट शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है रूल। स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 5,000, मैक्सिमम 5,000, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तीन ठो लिमिट दिया गया है, तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। पहला है 5,000 रुपए, दूसरा है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना अलाउंस मिला, मतलब मान लो मुझे प्रीवियस ईयर में 20,000 रुपए अलाउंस मिला है, मेरा सैलरी था 50,000 रुपए, तो बताओ दिस इज माई सैलरी और दिस इज अलाउंस, बताओ कितना एग्जेम्प्ट होगा। सर पहला केस में 5,000, दूसरा वाला आया 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 50,000 का 1/5, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10,000 का लिमिट हो गया, और तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला है 20,000, तो तीनों का लोअर कितना है 5,000, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा 5,000, तो 20,000 में से 5,000 लेस हो जाएगा, 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे एट वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट वालों के लिए तो कुछ बात ही नहीं करना है, पूरा 20,000 टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, the actual expenditure incurred by government employee on entertainment of customer is not relevant for claiming deduction. कितना खर्चा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, तीनों का लोअर। क्या क्या तीन लिमिट था, पहला 5,000, दूसरा 1/5 ऑफ सैलरी, तीसरा अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 6(2) इज रेस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ध्यान देना, न्यू टैक्स वालों को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू और ओल्ड दोनों को मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वालों को मिलता है, न्यू वालों को नहीं मिलता है। आखिरी, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक टैक्स लगता है नॉर्मली, समझे? क्या टैक्स लगता है सर? प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, पी टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं। Normally, in case any amount of professional tax, employment tax is paid by the employee or by his employer on his behalf, it is fully allowed as deduction. ये पूरा डिडक्शन मिल जाएगा अगर कोई पी टैक्स पे किया हो तो। इन केस एम्प्लॉय वांट्स टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब, देन डिडक्शन अवेलेबल इन द शैल नॉट बी अलाउड, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में ये भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड में मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फॉर्मेट, अब हमारा टॉपिक सारा खत्म हो गया है, हम फॉर्मेट देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट देखो, स्टार्ट करना है बेसिक सैलरी से, फिर कोई एडवांस सैलरी तो ऐड कर लो, अरियर्स है तो ऐड कर लो, पेंशन ऐड कर लो, टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड कर लो, बोनस, फीस, कमीशन, परक्विजाइट्स, सारे चीजों को ऐड करते जाना है। टैक्सेबल लीव एनकेशमेंट, टैक्सेबल ग्रेच्युटी, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, ये सारी चीजों को ऐड करते जाना है। ऐड करोगे तो सबको ग्रॉस सैलरी निकलेगा। ग्रॉस सैलरी के बाद
तीन चीजों को लेस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स सभी के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजिम में है तो ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा काम होगा कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 12, मिस्टर साधु एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान देना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा, ठीक है। Government of India is drawing a salary of 30,000 per month and a dearness allowance of 5,000 per month. 30,000 salary है, dearness allowance है 5,000. From a very beginning, he was getting entertainment allowance. Entertainment allowance, government employee exemption मिलेगा. In last year, his ये was doubled. Entertainment allowance was double. Last year, उसका entertainment allowance double हुआ है. At present, he is drawing rupees 2,000 per month as entertainment allowance. The other perquisites are of 4,000 per month. He was getting uniform allowance of 3,000 twice a year. 2 बार uniform allowance मिलता है. It was claimed that whole of it has been spent on uniform. पूरा पैसा uniform में खर्च कर दिया. He received 20,000 as bonus during the year. Old tax regime में तुम्हें कैलकुलेशन करना है. आ जाओ, सैलरी 30,000 पर मंथ इंटू 12, 3,60,000 रुपए. वेरी गुड. डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 60,000 पर टोटल हो गया. वेरी गुड. परक्विजाइट्स क्या लिखा है? अदर परक्विजाइट्स 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 हो गया. एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, कितना हो गया ये? 24,000. यूनिफॉर्म अलाउंस के केस में रूल क्या था? पूरा टैक्सेबल होगा, माइनस कर देंगे जितना खर्च होगा. तो 3,000 दो बार मिला, 6,000 मिला, और क्वेश्चन में लिखा है कि पूरा पैसा खर्च हो गया यूनिफॉर्म में, तो 6,000 माइनस 6,000 0. ठीक है. उसके बाद बोनस, सर बोनस भी मिला था? हाँ बोनस भी मिला था. गवर्नमेंट एम्प्लॉई मजा कर रहा है. 20,000 रुपए बोनस मिला था. ठीक है. तो यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जेम्प्ट हो गया हमारा 33,000, क्योंकि पूरा खर्च हो गया था. हो गया. अब और बचा क्या सर? और तो कुछ भी नहीं बचा. हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन निकालना है सर आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो ये देखो, ये हो गया ग्रॉस सैलरी 5,12,000. ठीक है. अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो दे देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है. ठीक है. आंख बंद करके स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना. कितना? 50,000 रुपए. बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन. लोअर ऑफ द 3 अमाउंट, पहला क्या था? 5,000. दूसरा क्या था? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. तो 30,000 का 1/5, 1/5 इंटू 30,000, 6,000 रुपए. यह एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ था? 24,000 रुपए. तो कितना लोअर कौन सा है? 5,000. तो 5,000 अलाउड हो जाएगा. तो डिडक्शन कितना दे देंगे? 5,000. ठीक है. देखो, पहले पूरा टैक्सेबल कर दिए, बाद में 5,000 माइनस कर दिए, तो टोटल 55,000 यहाँ माइनस हुआ. नेट टैक्सेबल सैलरी कितना आ गया? 4,57,000 रुपीज आ गया. क्लियर है बात? ठीक है. आ जाओ, रिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है. मैं जो कैलकुलेशन किया वही है. ठीक है. 5,000 पर मंथ, 72,000, और ये 1/5 ऑफ सैलरी पर मंथ में कैलकुलेट किया था. ईयरली 72,000 होगा और 24,000. लोअर ऑफ द फॉलोइंग 5,000. क्लियर है? मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक सभी को क्लियर है. ठीक है. चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. यहां पर सैलरी हमारा कंप्लीट होता है. बस एक चीज बाकी है, सैलरी का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करवा दो सर. पूरा यहां पर हर एक एडजस्टमेंट होगा, ऐसा वाला कोई क्वेश्चन करवा दो सर, मैं वो भी करवा दूंगा. ठीक है. यूनिट 2 के कंप्लीट होने पर मैं सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन्स का, बिजनेस प्रोफेशन का और अदर सोर्सेज का, पांचों टॉपिक को मिलाकर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, वो पूरा एक क्वेश्चन वैसा करवा दूंगा. एक क्या, दो करवा दूंगा. ठीक है. चलो, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. हमारा सैलरी का टॉपिक कंप्लीट होता है. हाउस प्रॉपर्टी अगेन एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है. सीरियली सबको ही क्लास करेंगे. कॉपी बनाकर रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. मोबाइल ऐप में सारे नोट्स और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं. मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो और रेगुलर पढ़ाई करते रहो. ठीक है. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.